सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमें पिछले कुछ दिनों से बहुत क्वारी आ रही थी ड्रैगन फ्रूट रिलेटेड। बहुत किसान भाइयों के सवाल थे कि इसमें उनको बहुत समस्याएं आ रही हैं। उनके प्लांट कुछ के ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, कुछ के फ्लावर आ जाते हैं तो झड़ जाते हैं, कुछ के खेत में पानी ठहर जाता है तो फंगस का बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है और पेड़ बहुत ख़राब हो रहे हैं, पौधे बहुत ख़राब हो रहे हैं ड्रैगन फ्रूट के फंगस के कारण में। मेन क्वेरी जो है, प्लांट ग्रो नहीं हो रहा बराबर से। प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने क्या किया था, चलिए हम अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करते हैं सबके साथ में, तो किसान भाइयों की भी कुछ ना कुछ इसमें मदद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सबसे पहले आप जब भी ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाने के लिए रेडी हैं तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो डिस्टेंस आप ये देखिए आपको खेती किस हिसाब से करनी है। अगर आपको ट्रैक्टर का प्रोविज़न रखना है खेत के बीच में तो रो टू रो आपको डिस्टेंस कम से कम 13 फीट रखना चाहिए, जिसके बीच में ट्रैक्टर इजीली चला जाता है और बुहाई के लिए बराबर काम आ जाता है। फिर अगर आपको ट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना है और आपको एकदम डेंसिटी में अगर प्लांट लगाने हैं तो आप ये डिस्टेंस कम कर सकते हैं। वैसे हमने भी ये 11 फीट पे रखा हुआ है, लाइन टू लाइन हमने 11 फीट रखा हुआ है इसको। तो आप डिस्टेंस कम या ज़्यादा रख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे आपकी ज़रूरत है। और पोल टू पोल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पोल टू पोल हमने डिस्टेंस 7 फीट रखा है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 8 या 9 फीट भी कर सकते हैं। वैसे 7 फीट सफिशेंट है मेरे हिसाब से। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं इसमें। और दूसरा चीज़, जब आप प्लांट लगाते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमने ये नोटिस किया बहुत सारे किसान भाइयों के हमारे पास फ़ोटो भी आते हैं कि हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा। जो हमको मेन ये रीज़न लगा है, आप जब भी प्लांट लगाएंगे पोल के चारों तरफ में तो आप खाद का ज़रूर यूज़ कीजिए। खाद आप कौन सा यूज़ करना है आपको? खाद आप गोबर का खाद यूज़ कर सकते हैं, जो कम से कम 2 या 3 साल पुराना खाद हो। नया कच्चा खाद लगाएंगे तो वो नुकसान ही करेगा फ़ायदा की बजाय। गोबर का खाद या मुर्गी का खाद जिसको बोलते हैं, पोल्ट्री से जो खाद निकलता है मुर्गी फार्म से, वो बहुत अच्छा माना जाता है इसके मुकाबले में गोबर की खाद से। तो पोल्ट्री फार्म का खाद और जो अपना देसी खाद है गोबर का खाद, उन दोनों को मिक्स करके आप अनुपात देख लीजिए। इसका अनुपात ये रहता है, जो हमने यूज़ किया यहाँ पे, 2 तसले गोबर का खाद, 1 तसला मिट्टी, उसी खेत का मिट्टी जहाँ पे आप प्लांट लगाना चाहते हैं, और 1 तसला रेत, जिसको सैंड भी बोलते हैं। रेत कोई भी हो सकता है, पतला मोटे से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। रेत का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो मिट्टी है यहाँ की दोमट मिट्टी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये तो केंचुए ने खोद दिया इसको, तो ये मिट्टी भुरभुरी हो गई है। हमारी मिट्टी दोमट मिट्टी है और कई कई जगह पे चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी में क्या रहता है, बहुत वो हार्ड हो जाती है। जब उसमें पानी डलता है तो वो एकदम गट जाती है मिट्टी। और इस प्लांट की जड़ें इतनी नाजुक होती हैं तो वो उस मिट्टी में बराबर घस नहीं पाती और पनप नहीं पाती। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसके चारों तरफ में मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। आप देखेंगे हाथ एकदम ईज़िली अंदर चला जाता है इसमें। ये देखिए, इसमें ईज़िली हाथ अंदर चला जाता है। तो इतना सॉफ्ट है कि उसको पनपने के लिए, जड़ों को पनपने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है इसमें। कुछ किसान क्या करते हैं, गोबर का खाद या मिट्टी कैसे बर्डन नहीं बनाते वहाँ पे पोल के चारों तरफ में, और प्लांट डायरेक्ट ही ज़मीन में लगा देते हैं, जिससे कि उनकी जड़ें पनप नहीं पाती पौधे की, और प्लांट जितना ग्रो करना चाहिए वो ग्रो नहीं कर पाता। भले ही आपकी मिट्टी कितनी भी उपजाऊ हो, जब तक जड़ें उसकी फैलेगी नहीं। मेन जब प्लांट आपका ग्रो कब होगा, जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। जिस प्लांट की जड़ें ही मजबूत नहीं होगी तो वो ग्रो कैसे करेगा? तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो कोशिश कीजिए जब भी प्लांट लगाएंगे तो ये
गोबर का खाद, मिट्टी और रेत, इस तरह से आप इसके चारों तरफ में लगा लीजिए, जिसको जड़ें पनपने के लिए बहुत आसान हो जाता है। कुछ हमारे किसान भाइयों की क्वेरी भी थी, कुछ कमेंट सेक्शन में भी हमको कमेंट आए थे कि हमको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमारा जो पौधा है वो पिलर के एंड तक पहुंचा नहीं है, रिंग के ऊपर क्रॉस ही नहीं हुआ, अभी तक हमने रिंग भी नहीं लगाई है। हमने जो प्लांट लगाया था, हमने फरवरी 2019 में लगाया था। हमारे 6 महीने के बाद ही प्लांट ग्रो करके रिंग के ऊपर निकल गया था। हमने 6 महीने में ही रिंग लगा दी थी ये बना के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये कंक्रीट रिंग है, ये 24 इंच की रिंग है, 24 बाय 24 की, और 2 इंच मोटी रिंग है ये कंक्रीट की। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि इसके ऊपर में टायर लगा देते हैं, कुछ पैसा बचाने के लिए करते हैं। हर किसी के पास में इतना पैसा भी नहीं होता, ये बात भी बराबर है। मेरे हिसाब से आप कंक्रीट रिंग ही यूज़ कीजिए, टायर या लकड़ी या आयरन का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फसल है, 1-2 साल का काम नहीं है, ये करीबन 20-25 साल चलने वाली फसल है। तो आप ये समझ के चलिए, मौसम का प्रभाव भी आएगा उसके ऊपर में, बारिश भी होगी और आयरन और लकड़ी टिक नहीं पाएगी इतना लंबे टाइम तक। हमने भी एक प्लांट ऐसे ही लगाया था टायर माउंटेड, तो वो टायर एकदम टेढ़ा हो गया अभी, और प्लांट पे फ्लावर भी आए हुए हैं 5-6। तो अभी अगर टायर को इधर उधर करते हैं तो उसका डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी हम रिंग भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो टायर के ऊपर में क्रॉस होकर नीचे आ गया। तो मेरा मानना यही है कि आप रिंग का यूज़ कीजिए, कंक्रीट रिंग का। अगर लंबे टाइम तक आप सोच रहे हैं कि लंबे टाइम तक प्लांट को लेके जाना है, अगर पैसा बचाने के लिए सोच रहे हैं तो आप टायर या फिर लकड़ी का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो चलेगा नहीं, सक्सेस नहीं है उसमें। दूसरी क्वेरी हमारे किसान भाइयों की ये रहती है कि उनका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा बराबर से। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने क्या टेक्निक यूज़ की थी, तो हम वो शेयर करेंगे आज आपके साथ में। हमने इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में इसको ऑर्गेनिक खादें ही दी हैं, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोज़र, जबरेलिक एसिड, या इस तरह की चीज़ें हमने यूज़ की हैं। और हम ये मार्केट से लेके नहीं आते, हम खुद ही बनाते हैं इसको। ना ही हमने कोई इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, केमिकल NPK वगैरह, क्योंकि ज़मीन को हमने ऑलरेडी इतनी केमिकल की आदत डाल दी है कि उसको एक तरह से लत लग गई है। जैसे कि एक नशेड़ी को लत लग जाती है शराब की, उस तरह ही हमारी ज़मीन को भी फर्टिलाइज़र की लत लग गई है। ये लत बड़ी मुश्किल से हमने छुड़वाई है, इससे हमको फ़ायदा भी बहुत हुआ है। एक तो पैसे की बहुत बचत होती है फर्टिलाइज़र से। आप NPK वगैरह या जो भी यूरिया, फास्फोरस, जो भी पोटाश ख़रीदेंगे तो बहुत कॉस्टली आता है। और जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वो ईज़िली घर पे आप आसानी से बना सकते हैं अपने फार्म पे। उसमें ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होता और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो हमने उसको फर्टिलाइज़र को यूज़ किया इसमें, घन जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोज़र को। पहले तो हमने वेस्ट डिकम्पोज़र ही यूज़ किया इसमें। वेस्ट डिकम्पोज़र से क्या हो गया, हमारी मिट्टी जो गठी रहती है, जैसे मैं बताया था कि दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी जो रहती है जहाँ पानी ठहर जाता है, दोमट मिट्टी में तो खैर पानी थोड़ा ठहरता नहीं। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने वेस्ट डिकम्पोज़र जो दिया है उसका हमारी मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये केचुआ ने खोद के मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दिया है। केचुआ किसान का एक तरह से मित्र माना जाता है। अभी मिट्टी में इतने ज़्यादा केचुए हो गए हैं हमारे वेस्ट डिकम्पोज़र के कारण में, तो उन्होंने पूरी मिट्टी भुरभुरी बना दी है। तो हमारी जड़ें अगर पोल तक पहले जो सीमित रह जाती थी, यहाँ जो मिट्टी सॉफ्ट थी या हमने जो खाद लगाया था, वो अभी आगे तक बढ़ रही है धीरे धीरे। अभी मैं यहाँ पे खोदूँगा तो उसमें जड़ें निकलने चालू हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी सॉफ्ट होगी और जड़ों को पनपने के लिए काफ़ी उसको स्पेस मिल गया है। तो मेरा मानना यही है, केमिकल का यूज़ ना करें, आप जैविक खेती की तरफ ही बढ़ें। केमिकल से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। पैसे की भी बचत होती है और
इसमें मिट्टी की भी उर्वरक शक्ति बढ़ती है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अगर केमिकल यूज़ करेंगे तो वो कुछ टाइम तक इसका प्रभाव रहता है, उसके बाद में फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा और ये लंबे टाइम तक चलता है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, जो मैं टाइम पे वीडियो डालता रहता हूँ कैसे बनाते हैं उसको। हमने हमारा पुराना एक प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाया जाता है अपना फार्म पे। तो तीसरा चीज़ हम बढ़ रहे हैं उसकी, जब प्लांट आपका रिंग के ऊपर निकल जाता है तो उसका प्रूनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम पे। अभी आप देख रहे हैं इस पोल पे हमने प्रूनिंग किया था, उसके बाद में भी कुछ नए लीफ आना चालू हो गए, देख रहे हैं आप, कुछ नए लीफ आने चालू हो गए और भी बहुत सारे। इसकी भी हम प्रूनिंग करेंगे। अभी हम प्रूनिंग इसके लिए नहीं कर रहे क्योंकि फ्रूटिंग टाइम है। अगर प्रूनिंग करनी है तो फ्रूटिंग जैसे ही चालू होती है या बडिंग आती है उस टाइम से अगर प्रूनिंग कर दें तो ठीक रहता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ही खींचता है प्लांट से जो फ्रूट को जाना चाहिए। तो अभी लीफ ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं और काफ़ी लंबे भी हो गए हैं, तो अभी कटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। प्रूनिंग का टाइम इसका रहता है सर मार्च और अप्रैल के आसपास आप प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जून से तो इसमें फ्रूटिंग आना चालू हो जाता है। जून से लेकर अक्टूबर तक फ्रूटिंग आता है, तो उस टाइम पे प्रूनिंग ना करें, क्योंकि अगर उस टाइम पे प्रूनिंग करेंगे तो आप एक तरह से अपना नुकसान ही कर रहे हैं उसमें, क्योंकि जो लीफ आगे आपके बनेंगे तो वो मैच्योर होकर अगले साल आपको फ्रूट ही देंगे। इसमें आप हेल्दी लीव्स का कैसे चुनाव करेंगे, कौन सा लीफ आपको रखना चाहिए और कौन सा आपको कटिंग करना चाहिए, उसका एक मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे। तो प्रूनिंग का भी इसमें बहुत महत्व रहता है ड्रैगन फ्रूट की खेती में। प्रूनिंग किस टाइम पे और किस हिसाब से करनी पड़ती है, हमको बहुत समस्या आई थी जब हमने प्रूनिंग की थी। हमको आइडिया नहीं था प्रूनिंग कैसे करते हैं इसका। तो मैं एक दो फार्म पे विज़िट भी किया था, जो पुराने फार्म थे उनसे भी पूछा, कुछ नेट पे भी उधर सर्च किया, क्योंकि मोस्टली जो ड्रैगन फ्रूट की खेती वो बाहर ही हो रही है, नॉर्थ अमेरिका वगैरह। तो हमारे किसान भाई इतना समझ नहीं पाते उनकी लैंग्वेज, और कुछ वो इंग्लिश में बोलते हैं और कुछ अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो प्रूनिंग के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो डालूँगा। तो प्रूनिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किस टाइम पे प्रूनिंग करना है इसका। किसान भाई क्या सोचते हैं कि नीचे से जितने ज़्यादा लीफ ऊपर लेके जाएंगे तो उतना ज़्यादा वो प्लांट ग्रो करेगा और उतना ज़्यादा फल आएगा। ये एकदम सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ये चीज़। आप एक मदर प्लांट से 2 ही लीफ ऊपर लेके जाइए, जैसे कि हम लेके गए हुए हैं, देख रहे हैं आप। हम एक मदर प्लांट से 2 ही लीफ ऊपर लेके गए हैं। ये मदर प्लांट था इसका, इसमें से एक लीफ ये निकला और एक प्लांट ये निकला। हम यहाँ से सिर्फ 2 ही लेके गए हैं। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग लीफ निकल गए, तो हमने उसको कटिंग करके निकाल दिया था। 2 का रखने का फ़ायदा ये है, अगर इन केस मान लीजिए एक में फंगस आ जाती है आपकी, या एक इन केस टूट जाता है आंधी या तूफ़ान में, या डैमेज हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो एक प्लांट आपका रहेगा मदर प्लांट से बैकअप के लिए। वो एक प्लांट सफिशेंट है। वैसे तो एक ही लेके जाना चाहिए, लेकिन एक में रिस्क रहता है तो हम 2 लेके गए हैं। आप देख रहे हैं हर जगह पे 2-2 प्लांट हमारे एक मदर प्लांट से निकले हुए हैं। हमने 2 से ज़्यादा नहीं रखा। अभी जो भी नया लीफ निकलेगा प्लांट के, मदर प्लांट के नीचे से, उसको एकदम कट कर देना, आपको ऊपर नहीं लेके जाना है, जिससे आपका मेन जो लीफ रहेगा, जो मेन जो प्लांट रहेगा वो फास्ट ग्रो करेगा। अगर आप नीचे से और ज़्यादा लेके जाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे, अभी देखिए नीचे से एक और लीफ निकल गया है यहाँ से, इसको हम कट कर देंगे। वैसे तो इसको कटर की मदद से ही कट करना चाहिए, लेकिन छोटा तो उसको हाथ से ही कट कर देते हैं हम। इसको हमने काट के निकाल दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ ऑलरेडी हम 2 प्लांट लेके जा चुके हैं ऊपर में, ये अपनी पूरी ग्रोथ ले चुके हैं प्लांट। तो ऊपर में जो लीफ निकलेंगे वो सफिशेंट है, नीचे से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। चौथी जो इसमें चीज़ आती है वो है इसकी बीमारी की रोकथाम। इसमें सिर्फ एक ही बड़ी बीमारी आती है, वो है फंगस। तो फंगस को जैसे ही आप फंगस देखें तो उस पर तुरंत स्प्रे करें और उसको कट करके फंगस वाला पार्ट तुरंत निकाल दीजिए। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो ये एकदम पेट्रोल में आग की तरह काम करती है फंगस। आज थोड़ी दिखाई दी तो अगले दिन आपको पूरा प्लांट ही डैमेज दिखाई देगा।
तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जैसे ही फंगस दिखाई दे तुरंत का तुरंत उसको काट के निकालें। हमारे एक प्रीवियस वीडियो में आप देख पाएंगे, जो मैंने पिछला वीडियो डाला है, उसमें हमारे कुछ प्लांट पे फंगस आ गई तो हमने कैसे इसको निकाला और कैसे उसकी रोकथाम की, आप देख पाएंगे। उसमें मैंने दवाई भी बताई है, कौन सी केमिकल आपको यूज़ करना है। वो बायो का ही प्रोडक्ट है, इसको केमिकल नहीं बोल पाएंगे हम, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही यूज़ होता है। तो आप वो फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। हमको काफ़ी कारगर लगा वो और हमें काफ़ी हेल्प मिली है। पिछली बार भी हमारे कुछ प्लांटों में फंगस आ गई थी तो हमने उसी को यूज़ किया। अभी आप देख पा रहे हैं कि बहुत फ्रूट आया हुआ ऑलरेडी। फ्रूटिंग पे अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था हैदराबाद से ही। उनका क्या होना चालू हो गया, फ्रूटिंग के फ्रूट बन जाता है, बनने के बाद में चींटियाँ क्या करती हैं, उसको आगे से खाना चालू कर देते हैं। क्योंकि जब फ्रूट बनता है उससे पहले ये जो फ्लावर रहता है इसके अंदर मिठास रहती है। मिठास के कारण में चींटियाँ अट्रैक्ट होती है उस पर और इसको डैमेज कर देती है। तो उनका क्या हुआ, 30% फ्रूट आगे से डैमेज हो गया, या एक तरह से बोले कि टाइम से पहले ही पक गया। ये स्टेज में भी नहीं आ पाया वो, उससे पहले ही वो छोटे छोटे फ्रूट बने और पक गए। वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ना ही उसका कोई रेट मिलेगा, ना ही उसमें कोई टेस्ट है, वो तो एकदम वेस्ट हो गया। उनका 30% ये नुकसान हुआ। तो उसको रोकने के लिए हमने इस बार, वैसे हमारे इधर में नॉर्थ में नहीं है ये महाराष्ट्र और गुजरात साइड में ही ज़्यादा चल रही है और साउथ में। तो हमने कुछ कवर ऑर्डर किए थे, ऑनलाइन भी मैं ऑर्डर किए थे, फिर खुद से भी कुछ बनाए हमने। इससे फ़ायदा यह रहता है, जो मक्खियाँ वगैरह रहती हैं जो फ्रूट को, जिसका फ्रूट का जो जूस चूसती है, जो एकदम जब फ्रूट एकदम छोटा रहता है, स्टेज में रहता है, तो उसका जूस चूसना चालू कर देते हैं, तो फ्रूट एकदम धीरे धीरे मुरझाना चालू हो जाता है, वो अपना ग्रोथ नहीं पकड़ पाता। तो उसकी रोकथाम के लिए और कीट पतंगों की रोकथाम के लिए हमने ये कवर इसके ऊपर में चढ़ाना चालू कर दिया। काफ़ी महंगा आता है ऑनलाइन तो, लेकिन फिर हमने खुद ही बनाना चालू किया तो हमको काफ़ी इकोनॉमिक लगा वो। तो हमने काफ़ी करीबन 200-300 के करीब अभी फ्रूट के ऊपर चढ़ाया है और आगे भी हम चढ़ाएंगे। ये मैंने पिछली बार करीबन 10-12 फ्रूट के ऊपर ये कवर चढ़ाया था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। फ्रूट का साइज़ भी हल्का इम्प्रूव मिला मेरे को, और इसका जो कलर है यूनिफॉर्म कलर रहता है फिर फ्रूट का, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती नहीं है, फ़िल्टर होके ही आती है इसके ऊपर में। थोड़ा बहुत तो सनलाइट रोकता है ये भी, और जो जितने भी कीट पतंगे हैं वो फ्रूट को ख़राब नहीं कर पाते, वरना हल्का हल्का धब्बा आ जाता है। तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला हमको। यूनिफॉर्म कलर रहता है, एक ही रंग चारों तरफ में दिखाई देगा फ्रूट के। ऐसा नहीं कि कहीं पे फीका कलर आए तो नीचे में डार्क रह जाता है। जैसे कि आप अगर इसको नहीं यूज़ करते हैं तो नीचे में डार्क कलर रहेगा हल्का, और ऊपर में एकदम शेडी कलर आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म कलर नहीं है वो। अगर एक कलर रहेगा तो आपका फ्रूट का रेट भी अच्छा जाएगा और फ्रूट देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। सावधानी भी है, इसको बोलते हैं सावधानी ही बचाव है। तो इन 4 चीज़ों का आप अगर बराबर से ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपके प्लांट ग्रो करने चाहिए और फ्रूटिंग भी आना चाहिए आपके प्लांट पे अच्छा। हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। आप किसान भाइयों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और कुछ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी हम शेयर करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ तो किसान भाइयों की मदद हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये चैनल मैंने ओपन किया था किसान भाइयों की मदद के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आती थी और हम फ़ोन पिक भी नहीं कर पाते थे टाइम टू टाइम। तो उस दौरान किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो जाता था। कोई किसान बेचारा अपना किस हिसाब से अपना कॉल कर रहा है, उसको क्या परेशानी है, वो तो किसान ही जान सकता है। एक किसान ही किसान के दर्द को जान पाएगा आज के टाइम पे तो। वरना आज हर कोई तो व्यापारी बना हुआ है, अपना सामान बेचने में लगा हुआ है, उसको किसान के दर्द का कुछ लेना नहीं है। वो बेचारा कैसे उसको पैदा करता है फसल, कितनी मेहनत लगती है। तो ये चैनल मैंने ओपन किया था सर किसान भाइयों की मदद के लिए। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़।
ताकि हमको भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले थोड़ा, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर हो जाती है, जिससे कुछ ना कुछ किसानों का फ़ायदा ही होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़िए, मेरा यही बोलना है। केमिकल को धीरे धीरे कम कीजिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका प्लांट भी अच्छा ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा फार्म, या हमने 100% ऑर्गेनिक ही किया हुआ है, हम कोई दूसरा केमिकल यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली इसमें। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़िए। जो मार्केट में जहर बिक रहा है, कम से कम कुछ ना कुछ तो लोगों को अच्छा खाने को मिलेगा जिसमें कुछ केमिकल नहीं है। एक तो कम से कम इस चीज़ का तो फ़ायदा हो जाएगा, और दूसरा आपकी पैसे की भी बचत होगी इसमें फर्टिलाइज़र में काफ़ी पैसा किसान भाइयों का चला जाता है ऐसे ही, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में उससे कम 3 से 4 गुना कम पैसा लगता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसान भाइयों एज़ कंपेयर टू फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, 30% भी पैसा नहीं लगता केमिकल फर्टिलाइज़र के मुकाबले, अगर उसको कंपेयर किया जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़िए। अगर किसी भाई को कोई समस्या आती है या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और हमारा नंबर भी ऑलरेडी दिया हुआ है वीडियो के नीचे में, आप वहां से भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो हमसे जितना संभव हो पाएगा आपकी मदद की जाएगी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।